हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर ट्रेडिंग गाइड में। दोस्तों, आज की वीडियो है वो एक्चुअल में कोई स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड नहीं है। ये एक वीडियो है जो आपकी हम बना रहे हैं केस स्टडीज़, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट को समझना चाहते हैं पर वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं लगता कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्यों हो रही है चीज़ें आगे। क्योंकि जो भी हम आपको इसमें इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं इस वीडियो में, ये इन्फॉर्मेशन आपको आगे आने वाले कुछ महीने आपको ये हेल्प करेगी कि आपको किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तो ये आप उसको कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट का ब्रह्मास्त्र है 2022 के लिए दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में भी चल रही है, गवर्नमेंट में भी चल रही हैं, केसेस भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है मार्केट में। तो उन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहली चीज़ दोस्तों, हमारा किसी पार्टी या गवर्नमेंट पार्टी से कोई लिंक नहीं है, या तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी को डिनोट कर रहे हैं फिर ये कह रहे हैं कि ये ऐसा है वो ऐसा है। हम जो भी चीज़ है स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आप में से जो भी लोग हैं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ फालतू की जो अपन बहस और जो भी कमेंट करते हैं फालतू के, उन चीज़ों के बजाय अच्छा है कि उस चीज़ को हम समझें जो हम समझाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको पता होगा कि योर ट्रेडिंग गाइड की एप्लीकेशन मार्केट प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जो आपको भेजती है फ्री सिग्नल, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा जब हमने ये वीडियो डाला था, जितने आप उसका अगर टाइम भी चेक करेंगे तो जब भी अडानी का स्टॉक गिरना शुरू हुआ था उसके 1 से 2 घंटे पहले इस वीडियो को हमने लाइव डाल दिया था। और जिन भी लोगों ने हमारे वीडियो देखे, तो हमारे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन्होंने तो ये वीडियो देखा और टाइम से एग्जिट मार लिया, पर जिन लोगों ने हमारा वीडियो नहीं देखा तो अभी भी फंसे हुए इसमें। तो अगर आपको चाहते हैं कि आपको भी टाइम से अपडेट्स मिलें तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में ही एप्लीकेशन है योर ट्रेडिंग गाइड, उसको भी प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बिग टॉपिक पे जो कि रिलेटेड था कुछ टाइम पहले, बहुत ही बड़ा फार्मर का आंदोलन हुआ था। अब मैं दोस्तों उस बारे में बात क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ें आपको आगे हेल्प करने वाली है अभी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो फार्मर्स के जो 3 लॉ आने वाले थे, उन लॉ में ऐसा क्या था जिस वजह से जो फार्मर्स हैं वो अपने एग्री नहीं हुए गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट ने खुद को कहा कि हम बहुत ही अच्छा करने वाले हैं, हम बहुत कुछ करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, पर सच्चाई उसकी है क्या दोस्तों? और इस सच्चाई को जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो हमारे ट्रेडर्स हैं उन्हें अभी तक ये पता ही नहीं है कि फार्मर्स लॉ में ऐसा क्या था जिस वजह से फार्मर ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना ये भी होता है कि ये फार्मर जो प्रोटेस्ट था ये फालतू का था। दोस्तों, अगर आपके लिए अगर ये चीज़ फालतू की है, आपको लगता है कि ये टाइम वेस्टिंग था, तो एक दिन आप किसी धूप में बैठ के देखिएगा, आपको खुद लगेगा कि यार हम धूप में क्यों बैठे हैं। तो अगर फार्मर्स इतने महीनों तक धूप में बैठे हैं और इतना बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कुछ बड़ा था और उनको इस चीज़ की नॉलेज थी। हम लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं होती है क्योंकि हम हो गए हैं पढ़े लिखे लोग, जिनको नहीं पता कि खाना हमारे घर में जो आ रहा है हम तो क्योंकि मॉल से ले रहे हैं, दुकानों से ले रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि ये कैसे आ रहा है, कैसे उगाया जा रहा है। पर फार्मर्स को ये चीज़ पता है दोस्तों, क्योंकि फार्मर्स वो हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। हम लोग तो क्या हवा में उड़ चुके हैं, तो हमारे को पता ही नहीं है कि कैसे खेती बाड़ी होती है, कैसे हमारे पास सामान आता है। तो दोस्तों, वो सब बात की बातें हैं, पर जो हमारा मेन मुद्दा है वो ये है कि हमें समझना चाहिए कि क्या स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट लाना चाह रही थी और क्यों इस पर प्रोटेस्ट किया गया, और उसका उन स्ट्रैटेजी से हमें आगे की अपनी स्टॉक मार्केट की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ थी, अभी क्या होता है जो फार्मर्स होते हैं, गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि फार्मर्स क्या करते हैं, उनके बीच में एक दलाल होता है। फार्मर्स अपने अकॉर्डिंग जो उनको रेट उनको लगता है कि हाँ भाई इतना परसेंट, 1 से 3% या 10% अपना मार्जिन रखते हैं, और वो जो भी अपना ग्रो करते हैं, जो भी मटेरियल वो ग्रो करते हैं, वो उसको मंडीज़ में दे देते हैं। अब जो मंडी वाले होते हैं वो उसमें टैक्स वैक्स पे करके, जो टैक्स जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, वो सब पे करके मार्केट में अपनी सब्जियां या जो भी वो उगाना चाहते हैं वो उसको सेल कर देते हैं। अब दोस्तों, गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि जो ये मंडी वाला केस है, जिसको ये कहते हैं एक तरीके से, ये आप मान के चलिए ये एक तरीके से ब्रोकर हो गए। गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि फार्मर और जो मार्केट है जहाँ से हम सब्जियाँ लेते हैं, उन दोनों के बीच में जो ब्रोकर है उनको हटा दिया जाए। तो दोस्तों, अगर उनको हटा दिया जाता तो सबसे बड़ा जो होता अनएम्प्लॉयमेंट, दोस्तों बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ चुका है। आप में से कितने लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं मुझे नहीं पता, पर मोस्टली 70% जो इंडिया का यूथ है वो अनएम्प्लॉयड हुआ है कोविड केसेस में। जैसे ही कोरोना काल हुआ था, 70%
लोगों ने अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं, और कुछ फैमिलीज़, मान के चलिए 10 से 15% जो फैमिलीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा। मतलब लोगों के रिलेशंस टूट गए, लोगों ने अपने जो बड़े बुजुर्ग थे उनको गंवा दिया, काफ़ी सारे लोग सुसाइड कर लिया, काफ़ी सारे लोग कोविड से मर गए। तो दोस्तों बहुत ही बुरा हाल हुआ है, जो कि आप लोगों के सामने कभी आया ही नहीं, क्योंकि जिनकी फैमिली के साथ जो हुआ उनको पता है। फार्मर्स आंदोलन में भी जो फार्मर्स वहाँ पे थे उनकी फैमिली के साथ भी बहुत बुरा हुआ, कई फार्मर्स मर भी गए। तो जितनी भी चीज़ें हुई वो सब हमारी नॉलेज में नहीं है। इन चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम मार्केट में जब रिसर्च करते हैं, स्टॉक मार्केट कोई हलवा नहीं है कि जो किसी ने कह दिया, जुन वाला ने ये ले लिया वो ले लो, तो उसने वो कह दिया ये ले लो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में आपकी रिसर्च ही, आपकी नॉलेज ही सबसे मैटर करती है। तो दोस्तों जब सरकार ये चाह रही थी कि जो बीच में से ब्रोकर है इनको हटा दिया जाए, तो इस पे जो ब्रोकर्स थे उन्होंने आंदोलन किया, क्योंकि दोस्तों ब्रोकर्स 1000 2000 नहीं है, ब्रोकर्स हैं आपके अराउंड कम से कम 50,000, मतलब 50,000 लोगों के घर चल रहे हैं इन सब्जी मंडी से। तो जब इन ब्रोकरों को हटा दिया जाएगा तो आप सोचिए कि 50,000 लोगों के घर बार तो वो वैसे ही बर्बाद हो गए। अब आते हैं दोस्तों सेकंड केस में। सेकंड केस में जो गवर्नमेंट चाह रही थी, गवर्नमेंट का चाहना ये था कि जो भी फार्मर्स की जो लैंड है वो सारा जो सामान है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को देंगे। अब दोस्तों कॉर्पोरेट में सिर्फ और सिर्फ आते हैं 3 लोग। पहला हमारे आते हैं रतन टाटा जी, जो कि बहुत ही भले इंसान हैं। मतलब मैं कहूँगा कि आज के टाइम में अगर कोई इंडिया के लिए सच में सोचता है पूरे पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो रतन टाटा जी से बढ़िया कोई इंसान नहीं है। अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सेकंड है दोस्तों हमारे अंबानी जी, और तीसरे हैं हमारे अडानी जी। दोस्तों अंबानी जी को इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है इस गवर्नमेंट से, बीजेपी गवर्नमेंट से, जो मोदी सरकार की गवर्नमेंट चल रही है, जितना कि मिल रहा है अडानी गवर्नमेंट को। क्यों मिल रहा है दोस्तों? गुजराती भाई भाई। तो अब चक्कर ये पड़ रहा है कि गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजीज़ थी वो कुछ इस तरीके से थी कि सबसे पहले तो हम जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स खुद की खेती बाड़ी पे, मतलब खुद की ज़मीन पे काम तो करेंगे, पर सारा माल वो देंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को। मतलब अडानी जी की जो कंपनी होंगी कॉर्पोरेट की, जैसे अंबानी जी का रिलायंस फ्रेश है, ऐसी अडानी जी अपनी कोई कंपनी उतार के उसके अंदर ये सारा उनसे माल लेंगे वेजिटेबल्स को, और उनको अपने अकॉर्डिंग उसको मार्केट में सेल करेंगे। अब दोस्तों होता क्या है इस केस में, इनिशियली 1-2 साल 5 साल ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? हमारे को अच्छी लगती है क्योंकि हम अभी जनता है, हम जनता होती है एक नंबर की बेवकूफ़, ऐसा पॉलिटिकल टीम्स जो है वो मानती हैं। तो जब ये स्टार्टिंग, जैसे मान लीजिए ये लॉ रेगुलेट हो जाता, लोग फॉलो करने लग जाते। अब जो किसान है दोस्तों उसकी अभी खुद की ज़मीन है, वो खुद के हिसाब से एग्रीकल्चर करता है, खेतीबाड़ी करता है, और जो खेती लगाना चाहता है वो लगा के मार्केट में सेल करता है जो उसको प्राइस सही लगता है। पर दोस्तों अगर ऐसा मान लीजिए कंट्रोलिंग जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चली जाती है, वो कॉर्पोरेट का मतलब हो गया अडानी जी के पास चली जाती है, तो अब अडानी जी जो हैं वो, उन्होंने क्या किया, मतलब उनको तो ज़मीन जो है अब वो किसान की नहीं रही। पहली चीज़ सबसे जो ख़राब बात थी इस लॉ में ये थी कि जब वो जो किसान है जिसकी खुद की ज़मीन थी, अब वो खुद की ज़मीन ना होके उसकी ज़मीन हो गई किराए की ज़मीन। मतलब अडानी जी ने जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जो ये स्ट्रेटजीज़ होती है बहुत ही बुरी होती है दोस्तों। इसमें ये चाहते हैं कि ये किसानों से तो ज़मीन ले लें पर काम किसान करेगा, और इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसान का इसलिए है कि जिसकी, जैसे आपको खुद का घर है आपका, आपको बोल दिया जाए कि आपको अपने घर में तो रहना है पर आपको अपने घर में रहने के लिए रेंट पे करना पड़ेगा। वही स्ट्रेटजी दोस्तों यहाँ फॉलो हो रही थी कि जब किसान की ज़मीन है, किसान उस पर खेती बाड़ी भी करेगा, और जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो उसकी जो ज़मीन है उसका अधिकार उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड के पास रहेगा, और जो भी वो सामान वगैरह ख़रीदना चाहेगा, जो वो मतलब एग्रीकल्चर वाले जो किसान हैं वो तो बेचेंगे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को सामान। कॉर्पोरेट वाले खुद का जो बड़े बड़े गोदाम है या फिर मॉल वगैरह हो गए इनके, जैसे अपने बिग बाज़ार था, डी मार्ट था, ऐसे बहुत सारे जितने भी है वहाँ पे जाके ये रेट्स में सामान बेचेंगे। अब दोस्तों किसान को इससे इतना बड़ा नुकसान नहीं था जितना किसानों ने आम आदमी के लिए सोच के आंदोलन किया। जो आंदोलन था वो आंदोलन सिर्फ़ और सिर्फ किसानों ने खुद के लिए नहीं किया, ये किया हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए, जिनको किसानी करनी तो नहीं आती पर बातें करनी बहुत आती है। हमें सिर्फ हमें बचाने के लिए कि हमारे ऊपर इतना लोड ना आ जाए, इसलिए किसान ने कहा कि मैं खुद उगाऊंगा और खुद ही मार्केट में लाऊंगा।
मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि सरकार ने ये भी फैसिलिटी दी को जो अपने फार्मर्स थे कि आप एक काम कीजिए, आपको हम पूरी मतलब श्योरिटी देंगे कि आपकी मान लीजिए बारिश ना हुई, सूखा पड़ गया, कुछ भी XYZ इंसिडेंट हो गया, तो भी आपको हमारी तरफ से तो खर्चा पानी मिलता रहेगा। किसान अगर चाहता तो वो ये एक्सेप्ट कर सकता था, क्योंकि उसको अगर खुद की पड़ी होती, जैसे हम एक इंसान है और हमें हमेशा खुद की पड़ी होती है, हमें मतलब नहीं दूसरे का क्या चल रहा है, पर हमें खुद की पड़ी होती है। उस केस में क्या होता है दोस्तों, उस केस में किसान अगर चाहता कि नहीं यार मुझे तो सिर्फ अपनी ही चाहिए, मुझे तो अपना प्रॉफिट चाहिए, बाकी गए दुनियादारी गई तेल लेने, मुझे तो पैसा मिल जाएगा, मैं खुश हूँ। पर दोस्तों किसान को हम कहते हैं कि किसान भारत देश की सबसे बड़ी ताकत है। वो इसीलिए है क्योंकि किसान उगाता है और सबको देता है, और वही हम सब खाते हैं। आपके पास अगर आज खाना ही ना हो तो आप दोस्तों तड़प जाओगे। ऐसी कोई बहुत सारी पिक्चर भी आ रखी है साउथ की, अगर आप देखेंगे, जिसमें फार्मर्स की जो असली वैल्यू है, मैं कहता हूँ कि आज आपके टाइम में जो आपका ऑफिस के बॉस है उससे ज़्यादा वैल्यू एक किसान की है। क्योंकि किसान आपको खाना देता है जिसके बगैर आप जी नहीं सकते। पैसा आपको बॉस देता होगा, पर पैसा भी आपको इसलिए चाहिए, आपको खाना चाहिए। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं जो हमारे को समझनी चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ा जो रोल हुआ, इसलिए किसानों ने कहा नहीं, हम सब कुछ चीज़ें जो भी हैं इन रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मानते। आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको थोड़ा हम बता देते हैं ब्रीफ में भी। फार्मर्स हैव गॉट अ न्यू ऑप्शंस इन सोफर दैट दे विल हैव फ्रीडम टू सेल देयर प्रोडक्ट आउटसाइड द AMC। मतलब APMC को हटा दिया जाए तो मतलब जो हमारे वो थे ना, जो ब्रोकर थे, उनको हटा दिया जा रहा था, और बिना टैक्स के, मतलब टैक्स वैक्स भी नहीं देना उसको। फार्मर्स इसके लिए एग्री नहीं हुए। मतलब ये जो पॉइंट था फार्मर के लिए बेनिफिशियल था, पर फार्मर ने हम जैसे लोगों के बारे में सोच के इस चीज़ को मना कर दिया। सेकंड, फार्मर कैन सेल देयर प्रोड्यूस विद इन द स्टेट और एनीवेयर एल्स इन द कंट्री। तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, ये भी फार्मर्स के लिए बेनिफिट था। तीसरी, देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ लाइसेंस टू द ट्रेडर, ये भी फ़ायदेमंद था। इन केस और कोई डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि सरकार ने कि हम क्या करेंगे, छोटे छोटे कोर्ट बना दें। कोर्ट होता है ना सिस्टम ने, जहाँ पे कार्रवाई चलती जाती है और ज़िंदगी निकल जाती है लोगों की। ऐसे ही सरकार ने कहा कि हम कोर्ट बना देंगे जहाँ पे सेटलमेंट 30 दिन का हो जाएगा। दोस्तों हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इतने सारे कोर्ट है छोटे मोटे, आज तक तो उनके फैसले टाइम पे होते नहीं है। तो ऐसे ही एक कोर्ट और बनने वाले थे जिसमें वो चाह रहे थे कि जो फार्मर्स हैं वो कोर्ट के चक्कर लगाते रहे और उनकी जो केस है, वो जो कार्रवाई है वो चलती जाए। इस चीज़ को फार्मर्स ने अच्छे से समझा, क्योंकि फार्मर्स को पता है कि गवर्नमेंट की स्थिति क्या है। गवर्नमेंट की जितने भी गवर्नमेंट आप इंस्टीट्यूट देखेंगे या जो भी चीज़ देखेंगे गवर्नमेंट के, वहाँ पे भी यही चल रहा है। आप जाइए, कोई केस चल रहा है कुछ भी, आप पुलिस थाने जाइए, पुलिस थाने जाके आपको FIR लिखवाइए। अगर आपको आज तक आपकी कोई खोई हुई गाड़ी या वो खोया हुआ मोबाइल आज तक मिल गया हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे तो आज तक मेरी एक बार गाड़ी चोरी हुई, मोबाइल भी चोरी हुआ, पर दोस्तों आज तक 3-4 साल में तो नहीं मिला कुछ भी। तो वो सब चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें फार्मर अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो माना वो पढ़े लिखे नहीं है, पर अक्लमंद हमारे से ज़्यादा है। तो उसके बाद ये था कि देयर आर ऑल्सो प्रोविज़न ऑफ हैवी पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ, और सबसे बड़ी बात थी कि जो पेनल्टी थी ना दोस्तों, वो इस लॉ के अकॉर्डिंग ये थी कि अगर मान लीजिए किसान रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं, सबसे बड़ा जो पॉइंट था वो यही था कि अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं तो उनकी जो ज़मीनें हैं वो जब्त कर ली जाएंगी। इस पॉइंट के बाद तो सरकार तो हो गई खुली कि हाँ भाई साहब कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, अडानी जी सारी ज़मीनें ले ही लेंगे, सारी ज़मीनें किसान से हाथ से ले ली अपन ने, अपन जो मर्ज़ी करते रहे, जनता मरेगी उसकी दिक्कत है वो। तो वो सब चीज़ें थी। अब इन चीज़ों के ड्रॉबैक्स क्या थे जो फार्मर्स के अकॉर्डिंग थे। मंडीज ऑपरेटर अंडर द AMC लॉ ऑफ स्टेट्स विल बी abolished after the end of FMC मंडी, the farmer will be forced to sell the crop। ये जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना दोस्तों, ये वाला पॉइंट, ये बहुत ही बड़ी चीज़ थी, बहुत ज़्यादा बड़ी। आपके पास आज जो आलू आ रहे हैं 20 रुपये किलो, वही आप अभी रिलायंस फ्रेश से लेते हो तो आपको मिलते हैं 30 रुपये किलो, क्योंकि मार्केट में अभी मंडीज़ हैं, ठेले लगे हुए हैं, सारी चीज़ें हैं। अगर दोस्तों ये ठेले हट जाए ना करिए, तो रिलायंस फ्रेश जो ये माल दे रहा है ना 30 रुपये किलो आलू, ये आपको देगा 100 रुपये किलो। और तब आपको ये अपनी नानी याद आ जाएगी कि यार हमने क्या बेवकूफ़ी कर दी, कि काश हमने फार्मर्स को सपोर्ट कर दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पर वो टाइम बहुत देर हो चुकी होती, पर फार्मर ने अभी इस बारे में सोच के डिसीज़न अपना दे दिया कि नहीं, हम ये जो रूल्स है फॉलो नहीं करेंगे। सेकेंड चीज़, ड्यू टू ऑब्लिशन ऑफ द मंडी सिस्टम देयर विल बी नो परचेज ऑफ क्रॉप्स ऑन MSP। ये एक पॉइंट हो गया इनका।
फार्मर्स प्रोडक्ट्स हैज़ बीन गोइंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इन द पास्ट एंड प्रोविजन ऑफ द न्यू ओनली फॉर द बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट एंड नॉट फॉर द बेनिफिट। अब जो इसका बेनिफिट था ना दोस्तों कि आप दूसरे स्टेट जाके अपना सामान बेचिए, इसका बेनिफिट आप फार्मर्स को नहीं मिलता, फिर से वो मिलता कॉर्पोरेट वालों पे। मतलब जो बड़ा बड़ा चीज़ थी, फ़ायदा तो हमारे जो मोदी जी हैं वो पहुंचाना चाह रहे थे हमारे अडानी जी या फिर अंबानी जी को ही। पर सबसे बड़ी बात है, देश का किसान है तो देश के लिए तो अच्छा ही सोचेगा। उसके बाद फार्मर्स विल बी इम्पोज टू रिस्क ऑफ फ्रॉड ड्यू टू एंट्री ऑफ पीपल विदाउट। अब लाइसेंस वाइसेंस कुछ है नहीं तो इसमें फ्रॉड चलना शुरू हो जाता है आराम से। और हमारे भारत देश में फ्रॉड कितना होता है तो आप सब जानते ही हैं। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट इन द बिजनेस, जो आपको पॉइंट ऊपर बता रहा था, विद द कॉर्पोरेट बायर। दोस्तों कॉर्पोरेट बायर, और अगर मान लीजिए फार्मर सामने खड़ा हो, कॉर्पोरेट वाले के पास इतना पैसा है कि वो सरकार को जितना मर्जी घुमाता फिराता रहे, केस पे तारीख डलवाता रहे, पर फार्मर की चप्पलें घिस जाएंगी दोस्तों। तो सबसे बड़ा जो डेंजर था वो ये भी था कि जो फार्मर है ना दोस्तों, फार्मर यहाँ मर जाता। केस चल रहा है, केस चलता रहता है, और वो अब देखो कॉर्पोरेट वालों का पैसा बहुत है, पैसा खिलाते रहते हैं आराम से, केस की रेट बढ़ती जाती। फार्मर इतना नहीं कर पाता दोस्तों। फार्मर एक मतलब मान के चलिए सबसे बड़ा अन्नदाता है, पर आज की स्थिति में सबसे ख़राब हालत भी उसी की है। तो ये एक सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट था वो ये भी था कि जो डिस्प्यूट चलता है, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता मान लीजिए, तो वो वहाँ पे कार्रवाई चलती रहती है, और कार्रवाई के जो रिजल्ट आते हैं वो हमारे कभी टाइम पे आते ही नहीं दोस्तों। तो इसी वजह से, और सबसे बड़ा एक और पॉइंट था बिसाइड दिस, फार्मर्स का जो सबसे बड़ा डर था वो था लूजिंग देयर लैंड एंड बिकमिंग स्लेव्स। पहले दोस्तों हमारे जो भारत देश है उस पर अंग्रेज़ों ने राज किया। अंग्रेज़ों ने एक प्रथा चलाई, इसको कहा डिवाइड एंड रूल। इंडिया पाकिस्तान को अलग किया। पहले इंडिया पाकिस्तान सब साथ में थे, मतलब दोनों एक ही देश थे, पर उनको डिवाइड किया, हिंदू मुस्लिम बना दिए, कास्टिज्म ले आए, रिलीजियज़म ले आए, बहुत सारी चीज़ें ले आए। क्योंकि ये अंग्रेज़ों की स्ट्रेटजी थी, आज से कई साल पहले से चलती आ रही है, डिवाइड करो रूल करो, डिवाइड करो रूल करो। अब यही स्ट्रेटजी हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट हो गई या फिर जो भी गवर्नमेंट चल रही है आपके स्टेट में, वो भी अब यही फॉलो करने लग जाती हैं। कुछ मत करो, हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ आपस में, और कुछ नहीं, खालिस्तान ले आओ, कुछ भी ले आओ, अपना जो मन करे कोई भी कास्ट उठा के ले आओ, पत्थर पड़वा दो, लड़ाई दंगे करवा दो, आपस में लड़ते मरते रहेंगे। क्योंकि जब भारतीय आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन को डिनोट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ डिनोट कर रहा हूँ एक भारतीय को। और अगर आपको लगता है कि आपका भारतीय होना आपके हिंदू मुस्लिम होने से ज़्यादा छोटा है, आपको लगता है कि नहीं मैं हिंदू हूँ, मेरे को हिंदू बोलने में ज़्यादा गर्व है, या मुस्लिम बोलने में ज़्यादा गर्व है इंस्टीड ऑफ भारतीय, तो दोस्तों ये आपके लिए शर्मनाक बात है कि आप अपने आप को भारतीय कहने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। मैं खुद को भारतीय कहने में गर्व महसूस करता हूँ क्योंकि मैं भारतीय हूँ। तो दोस्तों इन चीज़ों से आपको नॉलेज होनी चाहिए कि फालतू में इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का दोस्तों एक काम है, जब उनको गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं अब चीज़ों को हमारे को अपने कंट्रोल में लेना है या हमारे को अपने नंबर बढ़ाने हैं, उस केस में क्या होता है, हिंदू मुस्लिम लड़ाना शुरू कर दो। क्योंकि आज के टाइम में सबसे बड़ा टॉपिक है हिंदू मुस्लिम लड़ाओ इनको आपस में, ये लड़ते फिरते रहेंगे और सरकार अपना फ़ायदा ढूंढते रहेगी। क्योंकि इसका आपको एक एग्जांपल और देना चाहूँगा दोस्तों, कुछ टाइम पहले एक वीडियो आया था, उस वीडियो में हमने लोगों के जो कमेंट डाले उसमें ये आ रहा था कि शिवसेना जो है ये सब आपस में लड़ रहे हैं, खालिस्तानी लड़ रहे हैं, वो मुर्दाबाद जिंदाबाद कर रहे हैं। तो दोस्तों उसमें हमने कमेंट भी डाला था कि ये सारा हमारे खुद के फीडबैक थे कि ये सब चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट मैनेज करती है। तो लोगों का कमेंट भी यही आया, सही कहा, पॉलिटिक्स के पास दिमाग है। मतलब देखिए सच बात है, ये हर कोई जानता है कि पॉलिटिक्स के पास ही दिमाग है, और जनता तो बच्चे हैं। मतलब जनता कौन है, जनता हम लोग हैं दोस्तों। क्योंकि हम बच्चे इसलिए दोस्तों क्योंकि हम अनएजुकेटेड हैं, आप माने या नहीं माने, पर जो आज के टाइम में एजुकेटेड पीढ़ी है वो आपकी होगी 25 से 30%। मोस्टली जो भारत की जनता है वो अनएजुकेटेड ही है आज भी, क्योंकि उनको पढ़ने लिखने का मतलब ये हो गया कि उन्होंने नॉलेज गेन नहीं करी, उनको पढ़ाई लिखाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है। उनको मतलब है कि ठीक है चल रहा है बढ़िया चल रहा है, कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है, क्या एनालिसिस है, क्या रिपोर्ट्स हैं, क्यों चल रहा है, क्यों मार्केट ऊपर जा रहा है, देश में क्या चल रहा है, क्या स्ट्रेटजी चल रही है, सरकार कर रही है क्या कर रही है, पैसा ले रही है, टैक्स ले रही है, ये जा कर रहा है, मतलब ही नहीं है। इसी वजह से दोस्तों आज भारत इतना पिछड़ा हुआ देश है दोस्तों। बाकी आप देखिए, ध्यान से देखिएगा इस कमेंट को, और ये कमेंट बहुत ही सही चीज़ बोल रहा है, इस कमेंट में एक भी गलत चीज़ नहीं बोली गई है। देखिए, इसलिए कोई भी उसको आपस में लड़वा देती है,
भड़का भी देती है। जनता पहले राजा के हिसाब से चलती थी, अब राजा हो गए तुम्हारे जो राजा महाराजा थे, उसके बाद जो आपके राजा महाराजा हुए ये अपने अंग्रेज हुए, अब जो आपके राजा है ये होगी सरकारें। अब जनता पॉलिटिक्स लोगों के हिसाब से चलती है। दुनिया वैसे ही है, बस थोड़ा पढ़ाई और टेक्नोलॉजी आ गया है। मतलब आज भी जो दुनिया है वो दोस्तों वैसे की वैसी ही चल रही है। हमारे जो इंडिया है उसमें आज भी जो लोग हैं वो वैसे के वैसे ही चल रहे हैं। और सबसे जो ख़राब उसका रीज़न है वो यही है, क्योंकि हम पढ़े लिखे तो होते जा रहे हैं, पर हम सच में आज भी हमारे को मार्केट की खबर ही नहीं है कि मार्केट में ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, फार्मर्स ने ये किया क्यों किया, उन्होंने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया क्यों किया, फार्मर्स के साथ क्या हुआ क्यों नहीं हुआ। आज भी हम कहते हैं कि मोदी सरकार ये कर रही है वो कर रही है। दोस्तों कर रही होगी, पर वो क्या नहीं कर रही है इस चीज़ को आपने अगर नोटिस किया हो। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, कोविड सबसे बड़ी महामारी है। जिनके घरों में किसी को कोविड हुआ है उनसे पूछिएगा दोस्तों, उनके घर में कईयों की डेथ भी हुई है, कईयों की आज मतलब ब्रीथिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, उनको परमानेंट ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई है लोगों को। और कोविड में लोगों का दोस्तों भट्टा बैठ चुका है, खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ है, हॉस्पिटलों ने भर भर के लूटा है, भर भर के। दवाइयाँ, कभी एक दवाई आ रही है कभी दूसरी दवाई आ रही है। हॉस्पिटलों ने एक बिज़नेस बना लिया कि चलो और कुछ नहीं आ रहा तो चलो कोविड टेस्ट करवा के, और 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये कोविड टेस्ट कराना कंपलसरी है, चाहे आपको कोई भी खांसी जुकाम ही हो रहा हो तो भी कोविड टेस्ट कंपलसरी है। दोस्तों कोविड को आए हुए आराम से 3-4 साल हो चुके हैं, पर अभी तक कोई इसकी परमानेंट दवाई इंडिया ने नहीं बनाई है। सच्चाई ये है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमारे देश में रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उसको मैनेज किया ही नहीं जा रहा तरीके से। जब चीज़ें बेकाबू हो जाती हैं, जैसे ही मान लीजिए कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमारे यहाँ पे लॉकडाउन लग जाता है, सारे बिजनेस बंद हो जाते हैं, सारे ठप्पा करके सब कुछ बंद करा के सरकार आराम से बैठ जाती है। अब दोस्तों इसमें मरता है आम आदमी। आम आदमी मतलब हम जैसे लोग, आप हम ये लोग मरते हैं। सेकेंडरी चीज़ ये है कि जब तक अगर कोविड ख़त्म ही नहीं हुआ तो मार्केट को धीरे धीरे ओपन करना चाहिए, ना कि एकदम से पूरा मार्केट ट्रैवलिंग वगैरह सब ओपन कर देनी चाहिए। कोविड की दोस्तों 4th लहर मार्केट में आ चुकी है। आप देखेंगे अगर स्टॉक मार्केट भी कुछ टाइम से गिर रहा है, तो स्टॉक मार्केट गिर रहा है उसका रीज़न है क्योंकि कोविड की लहर आ रही है। रशिया यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, उनको पता नहीं क्या मतलब चल रहा है, पर लड़ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, उनको लड़ने दीजिए, अपने को कोई मतलब नहीं है उससे। पर दोस्तों जब कोविड की लहर दोबारा आ रही है तो ऑलवेज सी बात है, मास्क लगाना शुरू कर देंगे, पुलिस वाले चालान काटना शुरू कर देंगे, उनकी कमाई अलग हो रही है, उनको मजे हैं। हॉस्पिटल्स वाले कोविड के टेस्ट दोबारा स्टार्ट कर देंगे, फिर कोई नई दवाई आ जाएगी, कोई बूस्टर आ जाएगा कि ये इंजेक्शन लगवाइए वो लगवाइए। फिर सरकार क्या करेगी, फिर सरकार जनता का पैसा दिखा देगी कि हाँ हमने ये पैसा लिया था, हमने इस दवाई में डाल दिया, उस दवाई में डाल दिया। पर सच में लोगों को पता ही नहीं है कि कोविड की कौन सी दवाई है जो काम भी कर रही है कि नहीं कर रही है। इंजेक्शन लगवा लिया, दवाई लगवा ली, पैसा सरकार ने उसमें डाल दिया, कुछ अता पता नहीं है कोविड का इंजेक्शन काम कितना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लोगों को कोविड हो भी रहा है दोबारा, नहीं भी हो रहा है, कुछ अता पता नहीं है दोस्तों, सब हवा में चल रहा है। सबसे बड़ी बात पेट्रोल दोस्तों, रशिया जब भारत को इतना पेट्रोल की सपोर्ट कर रहा है, ऑयल सपोर्ट जब इतना कर रहा है, फिर भी पेट्रोलियम की प्राइस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इन चीज़ों के बारे में प्रॉपर रिसर्च करिए दोस्तों, इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। और तभी आप इंडिया के बारे में सोचिए। अपने बारे में तो हर कोई सोच रहा है, एटलीस्ट आप इंडिया के बारे में सोचिए, क्योंकि अगर आप इंडिया के बारे में सोचेंगे, इंडिया अगर ग्रो करेगा तो आप तो दोस्तों अपने आप ग्रो कर ही जाओगे। और इंडिया को ग्रो कराने का मतलब ये नहीं है कि आपको बीजेपी या कांग्रेस को ग्रो कराना है। इंडिया को ग्रो कराने का मतलब है कि इंडिया का हर एक जो पर्सन है, नॉर्मल क्लास का जितना भी पर्सन है, उन सब के लिए अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, तभी आप सच में ग्रो कर पाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, अब आते हैं मार्केट के अपडेट्स के लिए। जब एग्रीकल्चर वाला रूल हुआ तो एनालिस्ट ने पता लगाया कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट करती है वो आज के टाइम में अडानी जी को ही कर रही है। अब कई लोग ये कहेंगे कि अडानी जी के शेयर्स ऊपर जा रहे हैं तो ये गवर्नमेंट तो क्या कर रही है, ये वो फलाना ढिकना। दोस्तों जब मार्केट डाउन होता है, जब सारा मार्केट निफ्टी सेंसेक्स डाउन होता है, तो किसी भी शेयर में अपर सर्किट अगर लगता है, 1 दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं, TTML का एग्जांपल दूंगा मैं आपको। पर अगर किसी स्टॉक में कंटिन्यू अपर सर्किट लगते जा रहे हैं तो मतलब ये है वहाँ पे पॉलिटिकल जो है उनका इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। ये रियल फैक्ट है। आप मार्केट में कब उतरे मुझे नहीं पता, पर हमारे को मार्केट में 8 से 10 साल हो चुके हैं।
तो जब भी कोई स्टॉक अपर सर्किट पकड़ता है और कंटिन्यू पकड़ता जाता है, एक होता है नॉर्मल अपर सर्किट। नॉर्मल अपर सर्किट होता है कि मार्केट नॉर्मल चल रहा है तो अपर सर्किट में चीज़ जा रही है, ये नॉर्मल है दोस्तों। एग्जांपल दूंगा, टाटा पावर, टाटा मोटर्स। टाटा पावर, टाटा मोटर्स को पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, पर जबकि पॉलिटिक्स को, जो भी हमारी गवर्नमेंट है, उनको सपोर्ट मोस्टली रतन टाटा जी को करना चाहिए। क्योंकि जिस इंसान ने टेस्ला जैसे जो बड़ी कंपनी है उससे हैंडशेक करने को मना कर दिया, जिस एलन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया आज, उस बंदे के साथ जिसने पार्टनरशिप मना कर दी, क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि इंडिया, वो चाहते हैं कि इंडिया ग्रो करे, इंडिया का इंसान ग्रो करे। क्योंकि वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो बिजनेसमैन नहीं है, तो वो चाहते हैं कि इंडिया ग्रो करे। इस वजह से उन्होंने इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी थी वो मिस, उन्होंने छोड़ दी। वहीं केस में गवर्नमेंट जहाँ पे रतन टाटा जी को सपोर्ट करना चाहिए, वहाँ पे वो सपोर्ट कर रहे हैं अडानी जी को। ये फैक्ट है, आपको बुरा लगे अच्छा लगे नो मैटर, बट ये फैक्ट है। अब जहाँ पे हमारे को ये चीज़ें एनालिसिस कैसे होती हैं कि कोई सपोर्ट कर रहा है या मार्केट बबल बन रहा है या मार्केट को जानबूझ के उठाया जा रहा है। दोस्तों, जब भी एक निफ्टी और सेंसेक्स जो होते हैं, जब ये ऊपर जा रहे हैं, सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, अच्छी बात है। मान लीजिए 10% स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, निफ्टी सेंसेक्स ऊपर जा रहे हैं, तो भी अच्छी बात है। पर दोस्तों, जब मार्केट में दो नेगेटिव खबर चल रही हो, एक चल रही हो रशिया और यूक्रेन की, दूसरी चल रही हो कोविड की, तो इस केस में सिर्फ दो ही स्टॉक्स हैं जिनको बेनिफिट, जो ऊपर जाने चाहिए। प्रैक्टिकली बात करिए आप, सिर्फ दो स्टॉक्स से ऊपर जाने चाहिए। पहला, जो स्टॉक्स कोविड की दवाइयाँ बना रहे हैं या जिनका कोविड से या हॉस्पिटलिटी है, इससे कुछ अगर रिलेशन है, तो यही सिर्फ और सिर्फ यही स्टॉक आपका अपर सर्किट पकड़ना चाहिए। या फिर जिन स्टॉक्स को यूक्रेन रशिया के वॉर से फ़ायदा हो रहा हो, उन स्टॉक्स को ऊपर जाना चाहिए। पर दोस्तों, ऐसा हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि पावर, अडानी पावर के स्टॉक्स में इन दोनों केसेस का कोई रोल ही नहीं है। AWL है, AWL अपर सर्किट पकड़ रहा है, कंटिन्यू अपर सर्किट पकड़ रहा था। तो दोस्तों, जब ये अपर सर्किट पकड़े और मार्केट अगर बुलिश नहीं चल रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, पर स्टॉक्स अगर अपर सर्किट पकड़ रहे हैं, तो दोस्तों दाल में है काला, और यहाँ पे दाल काली होती जा रही है। तो इसमें होता क्या है, जिन लोगों ने प्रॉफिट बना लिया, बढ़िया बात है, क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना सोचते हैं। आप लोग जब देश का सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, इस स्ट्रेटेजी से चलते तो शायद हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाते। आपने प्रॉफिट कमा लिया, आपने एग्जिट मार लिया, बहुत बढ़िया काम हुआ। पर जो लोग दोस्तों ऐसे वाले ट्रेजिस को कहते हैं हम ट्रैप, जो नॉर्मल पर्सन है वो जो ट्रैप में फंसते हैं, मतलब जो अब एंट्री लेंगे या फिर जिन्होंने लगेगा कि यार ऊपर जा रहा है, आप खरीद लेते हैं, वो उनका पैसा दोस्तों यहाँ फंस जाता है। और वो जो पैसा फंसता है उनका, वो पैसा निकल भी नहीं पाता, उनको रिकवरी करने में लग जाते हैं 10 से 12 महीने लग जाते हैं उनको रिकवरी करने में। तो वही चीज़ है, जब भी अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रॉफिट आपको बुक करना है, हमेशा उन स्टॉक्स को चले जो कंपनी स्ट्रॉन्ग हो, जिन कंपनी को सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट नहीं उठा रही हो, और जिन कंपनी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया हो, एटलीस्ट हम उन कंपनियों को सपोर्ट करें। मैं तो उसमें एक कंपनी का नाम जानता हूँ जिसमें टाटा की जितनी भी कंपनी है उनको हम पूरा सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो इस देश के लिए कर रहे हैं। वो कभी फार्मर्स के आंदोलन में कभी उनका नाम नहीं आया कि फार्मर्स उनके आंदोलन में चले गए, उनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उनको चाहिए कि भारत का हर एक नागरिक अच्छे से लाइफ जिए, कम से कम कॉस्ट में वो गाड़ियाँ उतारते हैं, कम से कम कॉस्ट में जो बेहतर कर सकते हैं वो करते हैं। तो वही चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे अब दूसरा जो केस आ रहा है वो आ रहा है अंबानी और अडानी जी का। ये दोनों तो दोस्तों बिजनेसमैन है, और ये खुद का घर इनका आप देखोगे एलिशान घर है, बढ़िया बना रखा है, सब बढ़िया है, पर फिर भी इनको इंडिया की ग्रोथ से ज़्यादा दोस्तों अपनी ग्रोथ ज़्यादा प्यारी है। इसीलिए ये चाहते हैं कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में हो। इसीलिए गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट ले रहे हैं, गवर्नमेंट फुल सपोर्ट कर रही है, क्या सपोर्ट कर रही है कुछ पता नहीं, पर चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। तो दोस्तों, इस केस में जब भी आप कोई डिसीज़न लें, स्टॉक मार्केट में आप जाएं, किसी भी चीज़ में जाएं, एटलीस्ट नॉलेज रखें हर चीज़ की। क्योंकि ये जो केस स्टडी थी बनाना इसलिए ज़रूरी था कि मोस्टली लोगों का, मैंने जब कमेंट देखा, उन्होंने ट्विटर पर भी कमेंट डाला, तो वहाँ लोगों का कमेंट आया कि फार्मर के लिए तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा करना चाह रही थी, फार्मर के लिए तो अच्छा करना चाह रही थी, हम अभी भी ये एग्री कर रहे हैं कि फार्मर के लिए तो अच्छा हो रहा था, पर दोस्तों ये हमारे लिए अच्छा नहीं हो रहा था। और इसी के लिए जो हमारे फार्मर भाई बंधु हैं उन्होंने इतना सपोर्ट किया, उन्होंने इतने टाइम तक लड़ते रहे, बहुत दुख झेले दोस्तों, बहुत दुख झेले।
इतना तो हमारे जैसा नॉर्मल इंसान हो वो तो झेल के छोड़ के आ जाए कि नहीं यार आंदोलन वालों कुछ नहीं, जो होगा देखा जाएगा, दुनिया मर रही है जी रही है उनकी दिक्कत है। पर फार्मर्स ने हमारे लिए अच्छा किया है। तो दोस्तों एक लाइक फार्मर्स के नाम पे ज़रूर कर दीजिएगा। सेकंड दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से अगर कुछ भी लेसन मिला हो। देखो अक्लमंद को तो मिलता है, और जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ जिसको हम कहते हैं, उसको तो आप जितना मर्जी समझा लो तो उनके लिए वीडियो है भी नहीं। तो अगर आपके दिमाग में कुछ अक्ल नहीं बैठी हो, आपको यह वीडियो नहीं समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को इग्नोर करें, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिन लोगों को भी वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, और ये एप्लीकेशन जो है योर ट्रेडिंग है इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यही एप्लीकेशन आपको आगे जितने भी लॉसेज हैं उनसे वो बचा सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर कलेक्टिंग दिस इन्फॉर्मेशन। बाय बाय।